वर्ब कोई भी उनका अगर सब्जेक्ट नहीं है उनके अंदर तो हमने इसीलिए आपको क्लॉज पढ़ा दिया है सेंटेंस पढ़ाने से पहले। यहाँ सेंटेंस को पढ़ा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेंटेंस, तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्लॉज को कवर कर दिया है। क्लॉज किसी भी एक बड़े से सेंटेंस का एक टुकड़ा हो। तो कैसे हैं आप? तो पिछले क्लास में सिंपल सेंटेंस को हमने ख़त्म कर लिया था पूरी तरीके से। सिंपल सेंटेंस क्या होता है उसके बहुत सारे हमने अलग अलग तरीके के हमने क्वेश्चन भी किए, बहुत सारे अलग अलग गिवन सेंटेंसेस थे जिनको हमने कंबाइन करके सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करते हुए हमने एक सेंटेंस बनाया। इसके पहले हमने सिंपल सेंटेंस को बनाने के जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे कि एक फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल होता है, हमने बताया था सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो सकता है। तो आपको मुझे ये बताना ज़रूरी हो गया था कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट वर्ब भी मैंने आपको बताया। इसके बाद जब फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये बताऊंगा तो जाहिर तौर पर ये भी पता रहना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो मैंने आपको वो भी बताया। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और सिंपल सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये हम पूरी तरीके से पिछले क्लास में ख़त्म कर चुके हैं, पिछले 2 क्लासेस में। जब अब तक की हम लोगों की 10 सेशंस हो चुके हैं अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी नाम के समुंदर के सीने पर हम लोग पुल बांध रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 10 सेशन कर लिया है। तो आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस से देखिए, और आज उसके आगे हम लोग अगला सेशन कर रहे हैं। अब हम लोग सेंटेंस में 3 तरीके का मैंने सेंटेंस आपको बताया था, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अभी जो 2 सेंटेंसेस बचे हुए हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई क्लॉज इस्तेमाल नहीं होता था। सिंपल सेंटेंस एक फाइनाइट वर्ब रखेगा, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एक टेंस के हिसाब से वो बदल सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें इस्तेमाल होने लगते हैं इस्तेमाल होने लगते हैं क्लॉज। तो जब क्लॉज इस्तेमाल होते हैं तो ये क्लॉज क्या होता था मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैं ये बता रहा था कि सेंटेंस शुरू किया था मैंने कि वर्ड के बाद, अगर वर्ड के बाद अगली जो कड़ी आती है वो फ्रेज़ की होती है, ठीक है। मैंने आपको फ्रेज़ बताया था। फ्रेज़ क्या होते हैं? वर्ड के कलेक्शन को फ्रेज़ कहते हैं अगर उनका कोई भी कोई भी उनका अगर सब्जेक्ट नहीं है, उनके अंदर कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका अपना खुद से एक मतलब नहीं निकल के आता है, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं, ऐसे वर्ड के ग्रुप को बोलते हैं फ्रेज़। लेकिन इसके जस्ट ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाता था क्लॉज। तो हमने इसीलिए आपको क्लॉज पढ़ा दिया है सेंटेंस पढ़ाने से पहले। यहाँ पे जब आते हो तब आता है सेंटेंस, ठीक है। तो इस सेंटेंस को पढ़ा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेंटेंस। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्लॉज को कवर कर दिया है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस से क्लॉज क्या होता था मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि आप लोग ऑलरेडी जानते हुए, लेकिन तभी मैं एक बार बता देता हूँ। क्लॉज किसी भी एक बड़े से सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है। इसका खुद का अपना सब्जेक्ट होगा, खुद का अपना वर्ब होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सबको पता है, ठीक। तो ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा दैट यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर हो, ये सब्जेक्ट हो गया ना, ये इसका वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब। अब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट और जो वर्ब की जरूरत होती है। कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए। तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो यहाँ पे है ही, बाकी भी चीज़ें हैं, तो एक सेंटेंस बन गया ना। लेकिन देखो आगे लिखा इज़ नोन टू ऑल, ये सबको पता है। इज़ नोन, ये भी तो वर्ब है ना। क्या पता है कि तुम एक क्या हो, तुम एक चोर हो, ये सबको पता है। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये एक क्लॉज हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये दूसरा क्लॉज हो गया। ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का चूंकि एक टुकड़ा है जिसका खुद का सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे भी एक टुकड़ा है, इसका खुद का एक सब्जेक्ट वर्ब है, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे क्लॉज, ठीक। तो सेंटेंस के अंदर 2 जब क्लॉजेज यूज़ होने लगते हैं तो वो सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अच्छा, सिंपल सेंटेंस के अंदर क्लॉज तो होते नहीं, सिंपल सेंटेंस के अंदर क्लॉज नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं तो क्लॉज इस्तेमाल होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, अब वो समझ लेते हैं पहले, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा, एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले यही समझ लो कि ये दोनों होते क्या हैं। देखो अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर भी क्लॉज इस्तेमाल होगा।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी क्लॉज इस्तेमाल होगा और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर भी क्लॉज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों के अंदर क्लॉज इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई क्लॉज नहीं यूज़ होगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्लॉजेज यूज़ होने लगते हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्लॉज कितने तरीके के होते हैं। क्लॉज होते हैं हमारे दो तरीके के, एक होता है डिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ आ गया? तो क्लॉज दो तरीके के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक दूसरा क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इन्हीं दोनों के अंदर क्लॉज का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर कोई क्लॉज का इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल सेंटेंस मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अब समझते हैं पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये भी बताऊंगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों समझेंगे। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता था, जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट हो, खुद का अपना वर्ब हो, और वो जो क्लॉज होता है ना, खुद का अपना मतलब बताने पाने में इतना सक्षम हो, वो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड ना करे। अगर वो किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, या कितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज नहीं इस्तेमाल होता जो डिपेंडेंट हो, ठीक। जैसे ये जब दो बराबर स्ट्रेचर के दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाए तो वो सेंटेंस कौन सा बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। जैसे मैं बोलूँ कि तुम ईमानदार हो, तुम समझदार हो, तो ये दोनों अलग अलग बातें। मैंने बोला तुम ईमानदार हो, ये अपनी बात अलग है, ये अपनी बात इस जिसके बारे में भी मैंने बोला ये उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दे रहा है। ये सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने मतलब को समझाने के लिए। तुम ईमानदार हो और तुम समझदार हो, ये दोनों अपने आप में, इसके लिए मैंने एक चीज़ यूज़ किया, वो पूरा मतलब उसके बारे में डिफ़ाइन कर दिया। जब मैंने इसको बोला तुम समझदार हो, तो इसको भी जिसको भी मैंने बोला उसके बारे में सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे बराबर के स्ट्रेचर रखने वाले, ऐसे बराबर के अस्तित्व रखने वाले सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जिसके अंदर ऐसे बराबर के स्ट्रेचर रखने वाले जो क्लॉजेज होते हैं किसी भी एक कंजंक्शन से जुड़ करके। अब चूँकि मुझे दो सेंटेंसेस लिखा मैंने कि तुम ईमानदार हो, दूसरा मैंने बोला तुम समझदार हो। अब इसको मुझे जोड़ना रहे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, तुम ईमानदार हो और तुम समझदार हो, यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर ऑनेस्ट, ठीक। तो यू आर इंटेलिजेंट एक क्लॉज हो गया, ठीक। यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट एंड ही इज ऑनेस्ट, ठीक। यू आर इंटेलिजेंट एंड ही इज ऑनेस्ट। अब देखो यू आर इंटेलिजेंट ये क्या है, एक क्लॉज है। दूसरा क्लॉज कौन सा है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो हमारा कनेक्टर है ये एंड लगा हुआ है। तो ये दो सेंटेंसेस अलग अलग लिखे रहते तो ये दो सेंटेंसेस होते, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन से जोड़ लिया गया है। और ये दोनों सेंटेंसेस, ये दोनों जो क्लॉजेज हैं ये किस तरीके के नेचर वाले हैं, तो डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं। और मैंने बताया ना कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब जोड़ा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में कोई कंजंक्शन लगा हुआ है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहे जितने हों, लेकिन जोड़ने वाला कंजंक्शन होगा उनको, ठीक, उनको एक जोड़ने वाला कंजंक्शन होगा और ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही जोड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखो कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन यूज़ होता है तो ऐसे कंजंक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। हमेशा जो कंपाउंड सेंटेंस यूज़ होता है इसके अंदर कौन सा कंजंक्शन यूज़ होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। को का मतलब क्या होता है, समान, बराबर, ठीक। जैसे कोई स्टार काम करता है मूवी में तो उसकी जो फीमेल एक्ट्रेस होती है उसके साथ काम कर रही होती है, या अगर कोई फीमेल है तो उसके साथ जो मेल एक्टर काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं को स्टार। ये मेरी को स्टार है। को स्टार का मतलब क्या, वो भी स्टार है, उसके बराबर का, उसके बराबर के लेवल की जो है वो उसकी को स्टार हो जाती है या उसका को स्टार हो जाता है, ठीक है। तो उन दोनों का लेवल क्या है, दोनों का लेवल बराबर ही है। तो को का मतलब समान, बराबर। तो जब बराबर के क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल हो तो वैसे कंजंक्शन को क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब से रटना नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो समझ में आ गया। तो एंड
बट इस तरीके के बहुत सारे जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। जब मैं कंपाउंड सेंटेंस को, अभी कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए भी एक अलग से लेक्चर आएगा, तो उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। तो ये समझ में आ गया कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाएगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंड करेगा, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और इसको जोड़ने वाला एक कंजंक्शन होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में जिस कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन जब कंपाउंड सेंटेंस के अलावा जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग आते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। सब का मतलब छोटा, उसके बराबर का जो न हो। तो ये डिपेंडेंट कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वाला इंडिपेंडेंट के ऊपर निर्भर करता है, आश्रित करता है। यानी ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया अगर ओहदे की बात करें तो, यानी ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तो दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है। जो आदमी डिपेंड करने वाला है ये तो छोटा हो गया ना, स्ट्रेचर इसका छोटा हो गया, बराबर का स्ट्रेचर तो हुआ नहीं। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ऐसे कंजंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आ गया? तो यहाँ से आप लोगों ने दो नया चीज़ सीखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको बोलेंगे और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग बोलेंगे, किसको हम लोग ये बोलेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ कर लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग एक सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कई सारे रूल हैं। नाउन क्लॉज का, डिपेंडेंट क्लॉज के भी अलग अलग टाइप थे। डिपेंडेंट क्लॉज में मैंने आपको बताया था ना कि डिपेंडेंट क्लॉज या तो नाउन क्लॉज हो सकता है, या एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, या एक एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। मैंने तीनों आपको बता रखा है, ये जानने के लिए आप क्लॉज वाली वीडियो को देख लो। ठीक है, नाउन क्लॉज, जब एक वर्ड नाउन का काम करेगा तो उसको नाउन कहेंगे। जब एक फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम करेगा तो उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। जब पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही नाउन का काम करने लगे, पूरा का पूरा एक सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट खुद का हो, जिसके अंदर एक उसका वर्ब हो, ये पूरा एक सेंटेंस ही किसी नाउन की तरह से यूज़ किया जाए, वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर लिया जाए, तब उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। समझ में आ गया? और इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और वहाँ पे क्लॉज वाला आप वीडियो देख लेंगे, वहाँ समझ आ जाएगा। तो लिखा हुआ नाउन क्लॉज का कैसे यूज़ करके हम बना सकते हैं। दो सेंटेंस लिखा हुआ, यू आर अ थीफ, इट इज़ नोन टू ऑल। तुम चोर हो, ये बात सबको पता है। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, दैट यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर हो। मैंने देखो दैट कंजंक्शन का यूज़ कर लिया, इस दैट कंजंक्शन को का यूज़ करके इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। अब देखो यहाँ पे वर्ब लगाया, इज़ नोन टू ऑल, कि तुम एक चोर हो। ये जो बात मैंने बोला ना, क्या बात, कि तुम एक चोर हो। कौन सी बात बोली, कि तुम एक चोर हो। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया ना, है ना। और ये है क्या, क्लॉज है ना। तो ये नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। तो नाउन की जगह, नाउन का ये तरीके से ये काम कर रहा है, और ये इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के जगह पे ये काम किया, यूज़ हुआ है, और ये सब्जेक्ट हुआ वर्ब है, एक वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक, आगे देखते लिखा हुआ, राम इज़ अ डल बॉय। राम एक डल बॉय है, डल लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, हर टीचर को ये बात पता है कि राम क्या है, डल लड़का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी टीचर नोज, हर टीचर को ये बात पता है। एवरी टीचर नोज, अब यहाँ पे एवरी टीचर क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ नोज, ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा हो गया सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस बन जाता तब जब ये सेंटेंस इस सेंटेंस के बाहर लिखा रहता तब। लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये क्लॉज है। आगे लिखा है दैट राम इज़ अ डल बॉय, हर टीचर को ये पता है कि राम कैसा है, राम एक डल बॉय है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमने लिखा दैट राम इज़ अ डल बॉय, कि राम एक डल बॉय है, यहाँ से यहाँ तक बात लिखी है। हर टीचर क्या जानता है कि राम क्या है, एक डल बॉय है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हर टीचर क्या जानता है, तो ये कोई चीज़ जानता है ना कोई टीचर, तो जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि क्या जानता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये नोज का ये ऑब्जेक्ट है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, नाउन क्लॉज है।
और इसके अंदर 2 हमने क्लॉज को इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब ये डिपेंड कैसे कर रहा है ये भी देख लो। एवरी टीचर नोज, हर टीचर को पता है। अब मैं बोलूँ हर टीचर को पता है, क्या पता है? सवाल ये आएगा ना, क्या पता है? मैं तुमको अगर तुम ये करोगे ना तो मैं बोलूँ हाँ तो आगे क्या बोलो आगे। मतलब कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में पूरा मतलब बताने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसी को तो बोलते हो डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे ये क्या है? दैट राम इज़ अ डल बॉय, यही डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी बात को की जानकारी आगे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है यही बात बता रहा है कि राम एक डल बॉय है। राम एक डल बॉय है। ये बात किसको पता है? सारे अध्यापकों को पता है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया। आई टोल्ड यू दैट कि आई टोल्ड यू दैट स्टडी, मैंने तुमको उस दैट इज यू मस्ट रिलाई ऑन इट। इसमें कुछ गड़बड़ी है। आई टोल्ड यू दैट स्टडी यू मस्ट रिलाई ऑन, यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू। ओह, यहाँ पे गड़बड़ी है। यहाँ पे जो कंबाइन करके सेंटेंस लिखा हुआ है, यू मस्ट रिलाई ऑन, तुम्हें जरूर भरोसा करना चाहिए, है ना? किस बात पे? यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन लगा है, यू मस्ट रिलाई ऑन, यही वर्ब है। तो यू मस्ट रिलाई ऑन ये हमारा एक क्लॉज हो गया। इसके बाद लगा है प्रेपोजिशन, ठीक। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुमको जो कुछ भी कल बताया था ना उसके ऊपर तुमको भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस लिखा है एक क्लॉज हो गया, यहाँ से हमारा दूसरा क्लॉज हो गया। ये जो क्लॉज लिखा हुआ है आई यू मस्ट रिलाई ऑन, तुम्हें भरोसा करना चाहिए। किस बात पर भरोसा करना चाहिए? कि जो कुछ मैंने तुमसे कल बताया था ना उस बात पे भरोसा करना चाहिए। यानी ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में अलग अलग मतलब नहीं रखते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ तो ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन में फेल हो गया। द रीज़न ये जो रीज़न था इज़ हिज केयरलेसनेस, उसका जो लापरवाही था ना ये उसका कारण था। तब इसको क्या कर सकते हैं? द रीज़न ऑफ हिज राम्स फेलियर, राम के फेल होने का जो कारण था इन द एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे देखो राम के फेल होने का कारण, यहाँ तक क्या है? एक पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना। अभी मैंने बताया है ना कि जब पूरा का पूरा एक क्लॉज ही सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो जाए तो भी तो नाउन क्लॉज हो जाता है। यहाँ पे देखो इज लिखा है, इज के पहले जो आया सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है। वो सब्जेक्ट में उसके फेल होने का कारण क्या था? कि राम क्या है? ही इज़ केयरलेस। क्या है वो? केयरलेस है। तो यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि राम वो उसके फेल होने का कारण क्या था? कि वो केयरलेस है, केयरलेसनेस उसका रीज़न बन गया। तो अगर यहाँ पे 2 क्लॉजेस थे हमने जोड़ करके उसको एक बना दिया, ठीक। आगे लिखा हुआ गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी को क्या कर दिया? शॉट कर दिया गया। द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, गांधी जी को गोली मार दी गई या गांधी जी जब मृत्यु हो गई, ये जो न्यूज़ है ना पूरे देश में बिल्कुल आग की तरफ फैल गई, ठीक। अब यहाँ पे देखो बहुत एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। ये क्या होता है? यहाँ पे लिखा द न्यूज़ ना, इसी न्यूज़ के बारे में कि गांधी जी को मार दिया गया है, ये जो न्यूज़ है पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। तो अब रियल में तुम देखोगे तो द न्यूज़ क्या फैल गई? यही न्यूज़ फैल गई ना। तो द न्यूज़, यही जो न्यूज़ है ये स्प्रेड कर गई, फैल गई। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है ये अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? इसी न्यूज़ के बारे में। ये जो न्यूज़ है ना कि गांधी जी डेड हो गए हैं, ये न्यूज़ पूरी की पूरी पूरे देश में फैल गया है, ये इसके बारे में इस खबर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन है? कि गांधी जी को मार दिया गया है। तो जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है ना, जिस चीज़ के बारे में लिखा गया उसी के जस्ट बगल में लगा देते हैं। तो इसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? फ्रेज है, ठीक। तो यहाँ से ये कॉमा लगा करके यहाँ तक इस कॉमा के, इन दोनों कॉमा के बीच में इसको हमने लिख दिया। तब जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ, तो इस तरीके के सेंटेंस बीच में रख दिए जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें वो ये तो मेन न्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ये अलग से क्या डाल दिया गया है ना। तो ये समझ लो, लिखा हुआ ना द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड,
ये खबर कि गांधी जी को डेड कर दिया गया, गोली मार दी गई है, स्प्रेड फैल गया ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, ये पूरे देश में बिल्कुल आग की तरह फैल गया। तो मेन तुम देखोगे तो ये न्यूज़ के बारे में ही बताया जा रहा है, द न्यूज़ स्प्रेड फैल गया, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री आ गया। ठीक, अब ऐसा ही सेंटेंस है, लेकिन मैंने इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमन लगा करके इस वाले सेंटेंस को, ये जो दैट करके लिखा हुआ है ना, इस सेंटेंस को इसी के बीच में रख दूंगा, समझ आ गया। और जहाँ पे ख़त्म होगा फिर से कॉमा लगा करके फिर आगे वाला सेंटेंस कैरी ऑन कर देंगे, समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ हु, विच, फेयर, वाई, वॉट और व्हेन। इनका भी जो WH टाइप के वर्ड्स हैं ना, इनका भी यूज़ करके हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं इसके अंदर। आगे लिखा है देखो, ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता, ही डज नॉट नो हु इज़ ही, हु इज़ शी, वो कौन है उसको नहीं पता। अब यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ा कैसे, ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता, हु शी इज़, वो कि कौन है वो। अब यहाँ पे जब इस तरीके से लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है, अगर हु लिखा हुआ है तो इसका सेंस आएगा हिंदी में कि कौन, है ना, इसका मतलब आएगा कि किसका, है ना, यानी कि पहले लग जाएगा, कि कहाँ, कि क्यों, कि क्या, कि कब, ये और ये जो है वो तो दैट का मतलब ही कि होता है, बीच में आ जाता है, तो समझ आ रहा है ना। तो ये देखो यहाँ पे कुछ अलग दिखने को मिल रहा है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब कोई WH टाइप वर्ड आ जाएगा उसके बाद तुरंत हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं। लेकिन तब सेंटेंस को, जैसे मैं बोलूँ मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे व्हाट इज़ हर नेम। अब यहाँ पे देखो व्हाट के बाद इज लगा हुआ है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आइए ये हमारा जो व्हाट के बाद है, WH टाइप के वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। लेकिन जब इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करोगे ना, तो मैं कैसे बोलूँगा, मुझे नहीं पता, मैं वो सिर्फ बोलूँ कि मेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है जब मैं बोलता हूँ तो मैंने एक सवाल पूछा, ठीक है। लेकिन जब तुम बताते हो कि तुम ये कहते हो कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, अब तुमने सवाल नहीं पूछा, तुमने मुझको सिर्फ बताया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये बात नहीं जानते हो। तुम क्या नहीं जानते हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें क्या वर्ड तो आया है, लेकिन जब सेंटेंस जोड़ करके बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है कि मेरा नाम क्या है, मैं नहीं जानता। उसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, सवाल पूछने के नज़रिए से पूछा जा रहा है, ठीक। जब मैं यहाँ सिर्फ ये बोलता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये सवाल है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, तब यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में, समझ आ रहा है। तो जब तुमको बताना हो, दो सेंटेंस को जोड़ दोगे, तब यहाँ पे इसीलिए जब कोई जब अगर यहाँ पे सवाल तो पूछा नहीं है, अगर सवाल पूछा जाता तब यहाँ पे हु के बाद इज लगाते, लेकिन यहाँ पे सवाल तो पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए हु के बाद तुरंत क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और ये हु क्या हो जाता है, हु का एक कंजंक्शन का काम करने लगता है। हु क्या करता है काम, एक कंजंक्शन का काम करता है। तो ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। और हमेशा याद रखना, जितने भी वर्ड ये यूज़ हुए हैं हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, ठीक। और ये डिपेंडेंट क्लॉज किस में यूज़ होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। तो ये अगर कभी भी दिख जाए एक कंजंक्शन के तौर पे, तो समझ जाना कि जो सेंटेंस लिखा है हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो लिखा ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता, क्या नहीं पता, कि कौन है वह, हु इज शी, हु शी इज़, कि कौन है वह, उसको नहीं पता। यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। फिर लिखा टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज शी, वो कहाँ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जब मैंने जोड़ा टेल मी, मुझे बताओ, वेयर, अभी वेयर के बाद इज नहीं आएगा, वेयर के बाद सब्जेक्ट। तो टेल मी, मुझे बताओ, वेयर शी इज, कि कहाँ है वह, कि कहाँ है वह, की के बाद तुरंत कहाँ, कि कहाँ है वह। यहाँ पे समझ आ गया, यहाँ पे एक सेंटेंस था, ये जो हमारा शी इज दूसरा सेंटेंस था, इसको जोड़ने वाला जो हमारा वेयर है, ठीक। तो ऐसे वर्ड, ये जो WH टाइप वर्ड हैं, ये सारे भी कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और इनको भी जोड़ करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इफ़ या वेदर का यूज़ करके भी हम लोग जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई डू नॉट नो, इफ़ या वेदर लिखा है, आई डू नॉट नो
आई डू नॉट नो ही इज़ इनोसेंट, मुझे नहीं पता कि वो इनोसेंट है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इफ़ या वेदर लगा देंगे, इफ़ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही मे बी इनोसेंट, ये उल्टा लिख दिया हुआ है, ये सेपरेट है, ये कंबाइंड है, ठीक। तो अलग अलग सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ पे ना, ही मे बी इनोसेंट, वो इनोसेंट हो सकती है, इसमें डाउट है ना, मुझे नहीं पता कि वो इनोसेंट है या नहीं है, तो इस बात में डाउट है। ही मे बी इनोसेंट, वो इनोसेंट हो सकता है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। इन दोनों सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इफ़ या वेदर लगा लेंगे, ये कंजंक्शन के तौर पे काम करता है, ठीक, कि वो इनोसेंट है या नहीं है। ये क्लॉज पहला वाला हो गया, ये क्लॉज ये पहला, ये दूसरा क्लॉज। इन दोनों को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है वो इफ़ या वेदर है। तो इफ़ या वेदर का यूज़ करके भी हम लोग सेंटेंस को जोड़ लेते हैं, और ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो ये तो पूरा था हमारा एक एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करते हुए किस तरीके से एक सेंटेंस को जोड़ेंगे, एक नाउन क्लॉज का यूज़ करते हुए एक सेंटेंसेस को कैसे दो से ज़्यादा अगर सेंटेंस दिए गए हैं तो नाउन क्लॉज का यूज़ करते हुए कैसे सेंटेंसेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। आगे लिखा है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सारे क्लॉजेस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लॉज के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस के बारे ही में देखेंगे, और एडजेक्टिव के मैं बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव क्लॉज के बहुत डेप्थ में नहीं जा पाऊँगा, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें फिर यहाँ आए। फिर लिखा हुआ है आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। मैंने एक डॉग को देखा, और डॉग कैसा था, डॉग क्या कर रहा था, डॉग जो है वो रोड पर लेटा हुआ था। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव अगर रहता तो सिर्फ एक नाउन के बारे में विशेषता बताता, ठीक। अगर एडजेक्टिव फ्रेज रहता तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते, किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज लिखा हुआ है, यानी कि एक सेंटेंस का वो टुकड़ा जो पूरे के पूरे एक टुकड़े जो सब्जेक्ट और अपना खुद का वर्ब रखेगा, और ये पूरा इतना बड़ा सेंटेंस का पार्ट वो किसी न किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहा होगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके बनाएंगे कैसे, ये देखते हैं। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग को देखा। अब ये डॉग की विशेषता क्या थी, विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, जो कि रोड पर लेटा हुआ था। ये जो विच वर्ड लगा है ना, अभी तो ऊपर मैंने पढ़ाया था नाउन क्लॉज के जगह पे जब विच लगाते हैं, हु लगाते हैं, वाई लगाते हैं, तो वहाँ पे हमने इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ये इज़मार नहीं लगाया था, ठीक। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जैसे ये डॉग मैंने लिखा, डॉग के तुरंत के बाद मैंने विच लगाया, तो ये विच किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसी डॉग की तरफ इशारा कर रहा है। और ये कौन सा क्लॉज है, तो ये कह सकते हो कि जो विच वर्ड है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसकी तरफ रिश्तेदारी दिखा रहा है डॉग के बारे में। तो डॉग के को दिखा रहा है, डॉग के बारे में विशेषता बता रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ जो क्लॉज है ना, वो बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ गया। ये जो पूरा क्लॉज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, ये कौन सा कुत्ता, किस कुत्ते को तुमने देखा, वो तुमने कुत्ता देखा जो कि रोड पे लेटा हुआ था। ये जो पूरा क्लॉज है यही हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक, जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही आगे सेंटेंस लिखा हुआ, आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसको कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, कैमरा कैसा था, बहुत ही चीप था, ठीक है। तो ऐसे कर सकते आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने एक कैमरा उसे दिया। विच वॉज वेरी चीप, कैमरा कैसा था, बहुत ही चीप था, बहुत चीप क्वालिटी का था। तो जैसे ही विच लगाया मैंने, किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, इस कैमरे के बारे में। इससे लगा हुआ जो क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक, ये जो चीप वाला क्लॉज है किसके बारे में बता रहा है, इसी कैमरे के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और मैंने दोनों ये क्लॉज और ये क्लॉज को मैंने विच की मदद से जोड़ लिया। और ये विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है, जोड़ भी रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। दिस इज़ द स्कूल, ये स्कूल है। आई टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया था। ये वही स्कूल है जहाँ मुझे पढ़ाया गया था, ये कहने का सेंस। देखो कैसे बन जाएगा सेंटेंस। अब दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़ा, ये वेयर कहाँ पढ़ाया गया था, इसी स्कूल में ना, प्लेस बता रहा है ना, एडजेक्टिव जिस प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है। दिस इज़ द स्कूल, ये वही स्कूल है, स्कूल के बारे में खासियत बता रहा है। फिर से अगेन एडजेक्टिव क्लॉज, आगे वाला जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ये वही स्कूल है जहाँ मुझे पढ़ाया गया था। दोनों क्लॉज को हमने वेयर की मदद से जोड़ लिया। और वेयर क्या है, एक रिलेटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आगे लिखा द मैन वॉज कॉट,
जो इंसान को, उस आदमी को पकड़ लिया गया, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो क्या कर देंगे फिर, द मैन, इसी मैन के बारे में खासियत बताया जा रहा है ना। तो द मैन, कौन आदमी, वो आदमी पकड़ा गया। द मैन हु, ये जो हु वर्ड किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मैन की तरफ। इससे लगा हुआ जो क्लॉज है ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, तो ये मैन, उस मैन को पकड़ लिया गया जिसने क्या किया था, घड़ी को चुराया था। आगे चलते हैं। ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, वो किसी वजह से रो रहा था। नो बडी न्यू द रीज़न, किसी को रीज़न नहीं पता। नो बडी न्यू द रीज़न, किसी को रीज़न नहीं पता कि क्यों वो रो रहा था। ठीक है, कि क्यों वो रो रहा था। अब यहाँ पे वाई लगा हुआ ना, किसके बारे में बता रहा है, इसी रीज़न के बारे में बता रहा है। जैसे ही इस रीज़न के बारे में बता रहा है, इससे लगा हुआ जो क्लॉज है क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। अब समझते हैं हम लोग एडवर्ब। अब समझते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के बाद हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी के लिए यहीं पे बंद करते हैं और फिर अगले एक सेशन लेकर के जो इसमें बचा हुआ है वो मैं आपको इन डेप्थ समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।